ओके, तो लास्ट क्लास में हमने मेटल्स की डेफिनेशन समझ ली थी और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन समझ ली थी। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करके अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही ईजीली अपने आप को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो हमने समझ लिया कि कोई भी एलिमेंट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, अगर वो गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है और वो नॉन मेटल कहलाता है, या अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है एलिमेंट, और अगर वो लूज़ करता है तो वो अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लेता है और मेटल कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ये प्रोसेस एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करती है, उसी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेटल्स की सबसे पहले बातें करेंगे हम मेटल्स की, और फिर हम बातें स्टार्ट कर देंगे किसकी, नॉन मेटल्स की, और फिर इन दोनों को आपस में कंबाइन करके देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये लूज़ क्यों कराते हैं, ये गेन क्यों करते हैं। ये तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा करते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे पहले बात करूँगा कि अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में हमने रदरफोर्ड मॉडल समझा था, है ना, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद हमने बोहर्स का मॉडल समझा था। बोहर्स के मॉडल की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने ये बताया था कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जितने भी ऑर्बिट्स हैं, मुझे कहना चाहिए जितने भी ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी होती है, फिक्स एनर्जी। इसीलिए वो स्टेशनरी शेल या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। इस बात का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर कोई जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ सोडियम एटम की, है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। इस बात का मतलब ये है कि सोडियम की जो फर्स्ट सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो सेकंड सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेल आएगी यानी कि थर्ड सेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसा सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, फिर इसके बाद K वाली सेल बना दी, और K वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बना दी L वाली सेल ये, और इस L वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गए। अब इसके बाद M वाली सेल बनाते हैं। तो M वाली सेल की अगर हम बात करें तो M वाली सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, वो मैंने यहाँ पर बना। अब जब हमने M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, पहले वाले में हमने K वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा, फिर 8 सेल को रखा, फिर इसके बाद लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। क्या अब इसके बाद हमारे पास फिल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन हैं? तो आंसर है नहीं है, क्योंकि आप सोडियम की बात कर रहे हो और सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। तो उनको भरने के लिए जो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो 11 प्रोटॉन तो यहाँ न्यूक्लियस में रहते होंगे, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव बनाया गया है, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते होंगे। ये बोहर्स का मॉडल था। तो अब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस बात का मतलब क्या ये है कि यहाँ पर और सेल नहीं है? तो आंसर है नो। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होती हैं, सेल हमेशा होती है वहाँ पर। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए नहीं है तो इसलिए हम सेल को वहाँ नहीं बनाते हैं, इनफाइनाइट सेल बनाने की नीड नहीं है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और सेल नहीं है। यहाँ पर क्या और इसके बाद M के बाद N वाली सेल है क्या यहाँ पर? तो आंसर है हाँ है, यहाँ पर N वाली सेल है। अच्छा, क्या इसके बाद भी सेल है? तो आंसर है हाँ है। और भी है क्या? और भी हैं। और भी हैं क्या? और भी हैं। कितनी हैं? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सेल होती हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात सोडियम के बारे में। अच्छा, अब दूसरी एक हम नॉन मेटल ले लेते हैं, वो हमने ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी K वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाली में 8 और M वाली में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसका भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
तो ये मैंने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। सबसे पहले न्यूक्लियस में 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसलिए यहाँ पॉजिटिव बनाया। इसके बाद फिर हमने K वाली सेल बनाई, फिर इसके बाद हमने L वाली सेल बनाई, फिर इसके बाद हमने M वाली सेल बनाई। ठीक है, ऐसे ये बनाया। और फिर इसके बाद ये हमने कौन सी सेल बनाई, N। इसके बाद और भी रही होंगी, इनफाइनाइट रही होंगी, लेकिन हमने अभी के लिए एक बना ली। ठीक है, अच्छा अब इनकी फिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 5 6 7 8। ओके, फिर इसके बाद इस वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, M वाली में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कुछ ऐसे बना दिया। अच्छा, अब इसके बाद अब बात आपको आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। ये है क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिनमें उनकी सेल्स में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर फिल कर दिए गए हैं। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कौन सी वाली कहानी कि एक सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट क्यों करना चाहता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि सोडियम का जो पड़ोसी एटम है, सोडियम का जो पड़ोसी एटम है वो बहुत ज़्यादा रिच, ब्यूटीफुल, सब कुछ दिखाई देता है इसको। सोडियम को ऐसा लगता है कि ये ऐसा है या नहीं वो हमें नहीं पता। सोडियम को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ, इसके पास सब कुछ है क्योंकि ये स्टेबल है। तो इसलिए सोडियम इसके जैसा बनने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ठीक है, अब कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करना चाहता है। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना तो ये चाहता है, लेकिन क्या ये डोनेट कर सकता है। चाहते तो हम भी बहुत कुछ हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें क्या अपने आप कर सकते हैं। तो आंसर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी काम आपको करना है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो वो एनर्जी क्या इस सोडियम एटम के पास, सोडियम के इस इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर अभी है। तो आंसर है नो, वो नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब बोहर ने मॉडल बनाया तो बोहर ने मॉडल बनाते वक्त एक बात कही थी कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स यहाँ पर होंगे उन सब की एनर्जी फिक्स होती है। तो मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ यहाँ पर लिख दूँ मैं कि इसकी एनर्जी 5 जूल होती है, इसकी एनर्जी 10 जूल होती है, इसकी एनर्जी 15 जूल होती है, तो इसके बाद वाले की कितनी होती होगी बताओ। सिविल एग्जाम्पल के लिए ये 5 मान ली, ये 10 होगी, ये 15, ऐसे बढ़ती जा रही तो ये 20 जूल होती है। तो इस बात का मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट सेल में, उसके पास कितनी एनर्जी देखने को मिलेगी हमें 5 जूल। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमें इस वाली शेल में देखने को मिला तो हम क्या कहेंगे, अगर वो इस सेल में है सेकंड वाली में, अच्छा इसके पास 10 जूल एनर्जी होगी। अगर वो थर्ड वाली शेल में देखने को मिला तो हम क्या सोचेंगे कि इसके पास कितनी एनर्जी होगी 15 जूल। इसी तरह से नेक्स्ट में मिला तो 20 जूल, फिर 25 जूल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे बनाया है। ठीक है, तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो कि कितनी एनर्जी के साथ है 15 जूल, और वो यहाँ से जंप करना चाहता है, तो जब वो जंप करना चाहेगा और यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए 20 जूल। लेकिन अभी उसके पास कितनी एनर्जी है 15 जूल, तो उसे कितनी एनर्जी की और ज़रूरत पड़ेगी 5 जूल। तो वो 5 जूल एनर्जी अगर उसे कहीं से मिल जाए तो वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा और वो इस सेल में आराम से रह सकता है, क्योंकि तब उसके पास कितनी एनर्जी हो चुकी होगी 20 जूल। लेकिन क्योंकि ये जो सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 15 जूल एनर्जी के साथ है। कितनी हमने माना, अभी केवल एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, एग्जैक्ट एनर्जी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, वो बात नहीं चल रही है। क्या बात चल रही है कि यहाँ पर 15 जूल एनर्जी के साथ है ये इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से जंप करना है इसे नेक्स्ट शेल में, यहाँ कहीं आना है, तो नेक्स्ट शेल में आने के लिए, इसको यहाँ नेक्स्ट शेल में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये वाली सेल 20 जूल के साथ है, तो इसको 5 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो जो 5 जूल एनर्जी है ये इसके पास कहाँ से आएगी, तो आंसर है कि 5 जूल एनर्जी हम देंगे इसको अपनी तरफ से। ठीक है, इसके पास अपने आप से नहीं है तो हमें देनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी 5 जूल एनर्जी हम इसको दे देंगे। ठीक है, जैसे ही इसको 5 जूल एनर्जी मिलेगी,
ये अपनी नेक्स्ट शेल में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि इसको एनर्जी हमने दी। हमने बच्चों इसको जो एनर्जी दी, हमने जो इसको एनर्जी दी इसको डोनेट करने के लिए, उस एनर्जी का नाम प्यारे बच्चों होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और एनर्जी को केमिस्ट्री में एंथैल्पी कहते हैं, तो आप इस टर्म को ऐसे याद कर सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इस तरह से। तो अगर कभी भी मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप कहना कि किसी भी एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि हम देते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जंप करने के लिए, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद ये बात तो यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, यहाँ तक कहानी कैसे चल रही है। इसको नेक्स्ट सेल में जाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत थी जो हमने दी 5 जूल। 5 जूल एनर्जी जो हमने दी वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ये यहाँ से जंप कर गया, अपनी नेक्स्ट शेल में आ गया। अब ये जो नेक्स्ट शेल है, इस नेक्स्ट शेल में जब ये जाएगा तो वहाँ दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो बच्चों ये होगी कि अगर ये अपनी नेक्स्ट शेल में गया यहाँ से या 15 जूल से 20 जूल वाली शेल में गया, तो अगर वहाँ पर कोई इसे गेन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है ना, ये जंप तो कर गया, अगर इसे कोई गेन करने के लिए वहाँ नहीं खड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये वापस आ जाएगा। क्या होगा, अपनी जो शेल थी जिसमें ये था पहले, ये उसी में ही वापस आ जाएगा। लेकिन अगर इसे कोई गेन करने वाला हुआ तो ये उसकी सेल में एंटर कर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सोडियम के पास जो ये इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने 5 जूल एनर्जी दी, ये यहाँ जंप कर गया अपनी नेक्स्ट शेल में। अब इस वाली सेल से, जो कि कौन सी वाली सेल है, एन सेल, ठीक है ना, अब इस एन वाली सेल से इसको जंप करना है यहाँ पर। क्यों करना है जंप यहाँ पर, क्योंकि जो क्लोरीन है वो अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 18, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहती है। तो जैसे ही क्लोरीन को, जैसे ही ये किसका बनाया गया है, क्लोरीन का, और ये किसका बनाया गया है, सोडियम का, तो जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता हुआ दिखाई देगा जो कि सोडियम की सेल में से बाहर आ चुका है, तो क्लोरीन तुरंत उसको क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। अब इसको गेन करने के लिए ये क्या करेगा, इसको गेन तो ये करना चाहता है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो है, जो कि अंदर जाना है जिसको, वो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में पहले से कौन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन बैठे हुए हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं पहले से। अब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन गेन तो इसे करना चाहती है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते कि ये इसके अंदर आ जाए। ये क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब जब ये रिपेल करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना चाहता है, तो यहाँ पर जंप करने के लिए ये कैसे जंप कर पाएगा अगर ये रिपेल कर रहे हैं ये लोग इसको। तो आंसर है कि देखिए, जो लोग इसको रिपेल कर रहे हैं वो अभी कितनी जूल एनर्जी के साथ हैं, वो 15 जूल एनर्जी के साथ हैं, क्योंकि वो थर्ड सेल में, ये थर्ड सेल से तो आया था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 20 जूल में, है ना, हमने 5 जूल एनर्जी दी थी तो यहाँ आ गया था। और ये लोग जो रिपेल कर रहे हैं इसको, वो भी थर्ड सेल वाले हैं, यानी कि 15 जूल एनर्जी वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि जिसके पास कितनी जूल एनर्जी एक्स्ट्रा है इनके कंपैरिजन में, 5 जूल एनर्जी, उस 5 जूल एनर्जी को, जो कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी थी, उस एनर्जी को इनके रिपल्सन के अगेंस्ट यूज कर लेगा। ये सामने से रिपेल करेंगे और ये अपनी 5 जूल जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको खर्च कर देगा और क्या करेगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसने अपनी 5 जूल एनर्जी यूज की, 5 जूल एनर्जी इसने अपनी यूज की और जंप कर गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब 2 क्वेश्चन के आंसर यहां पर हमें मिल जाते हैं। क्या क्या आंसर मिल जाते हैं, पहली चीज तो ये कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, तो क्या वो अपने आप से करता है, आंसर है नो। हम उसको एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। उस आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर वो अपनी नेक्स्ट शेल में चला जाता है। नेक्स्ट शेल में जाने पर
अगर कोई एटम ऐसा है जिसको गेन करने की जरूरत है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो वो अगर वहां पर नियरेस्ट अगर उसके आसपास कहीं पर है तो वो तुरंत उसको गेन करना चाहेगा। तो गेन करने के लिए क्या करता है, अब गेन करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो जैसे ही ये जंप करना चाहेगा क्लोरीन के अंदर उसका ऑक्टेट 8 बनाने के लिए, तो वैसे ही क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपनी जो एक्स्ट्रा 5 जूल एनर्जी थी उनको खर्च कर देगा और यहां पर आकर रहने लगेगा। तो जब ये यहां पर था तो कितने जूल एनर्जी के साथ था, 20 जूल एनर्जी। उस 20 जूल एनर्जी जिसमें से 5 जूल एनर्जी खर्च कर दी गई और वो यहां पर आ गया। अब इसके पास कितनी एनर्जी बची, 15 जूल। और इसे इस सेल में रहने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, तो आंसर है 15 जूल, क्योंकि ये कौन सी वाली सेल है, थर्ड सेल। तो इसलिए ये 5 जूल एनर्जी खर्च करके यहां पर आ जाएगा। और वो 5 जूल एनर्जी कहाँ किस जगह पर खर्च की गई, रिपल्सन के अगेंस्ट, जो इलेक्ट्रॉन इनको अंदर आने से रोक रहे थे उसके अगेंस्ट खर्च कर लेता है। तो इस तरह से ये इसके अंदर जंप कर जाता है। अब क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए सोडियम अपने आप को क्या बना लेता है, Na पॉजिटिव, ठीक है। और क्लोरीन क्या कर गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सोडियम वाला, तो ये अपने आप को क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस तरह से बनकर तैयार होते हैं और यहां से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर एक कंपाउंड तैयार कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, NaCl। और ये NaCl जो कंपाउंड तैयार हुआ है ये आयंस की हेल्प से हुआ है, या मुझे कहना चाहिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ है, जिसमें एक जगह से ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह सेल में। तो क्योंकि जहां पर भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पर भी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और तब जो कंपाउंड बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और सोडियम और क्लोरीन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज में। तो जो NaCl जो कंपाउंड है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच में एक बॉन्ड रहा होगा, है ना। बॉन्ड क्यों रहा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक अट्रैक्शन का फोर्स रहा होगा, वही फोर्स बॉन्ड कहलाता है। तो वो जो बॉन्ड होगा NaCl का, Na और Cl के बीच में, उस बॉन्ड का नाम होगा आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम होगा, आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो फिर से जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर लेता है, तो क्या होता है, वहां पर एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसका नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। और वहां पर उन दोनों, उस कंपाउंड में एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो अगर कोई पूछता है कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनते हैं या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करके आयंस बनते हैं और फिर वहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, ऐसे फॉर्मेशन क्या कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और वहां पर जो बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब एक चीज का आंसर और जो मैंने आपको बीच में कहीं पर बोला था कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस वाली सेल से इस वाली सेल में जाएगा और वहां पर गेन करने के लिए कोई खड़ा होगा तो ये अपनी उसकी सेल में जंप कर जाएगा। लेकिन अगर खड़ा नहीं होगा तब क्या होगा, तो मैंने कहा ये अपनी सेल में वापस आ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, तो आंसर सुनिए क्या है। यहां पर चलिए सोडियम की ही बात करते हैं हम, ठीक है, सोडियम की ही बातें स्टार्ट करते हैं। सोडियम के पास यहां पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, और यहां पर है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से है। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम जंप कराने वाले हैं। कौन जंप कराएगा, हम कराएंगे या सोडियम अपने आप से कर सकता है, तो आंसर है हम कराएंगे। हम इसको क्या करेंगे, एनर्जी दे देंगे। यहाँ पर 5 जूल एनर्जी है, यहाँ पर 10 जूल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है 15 जूल। जब उसे अपनी नेक्स्ट शेल में जाना है तो नेक्स्ट शेल में जाने के लिए उसको 20 जूल एनर्जी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि उस सेल की एनर्जी फिक्स है, ये बोहर्स ने कहा था। तो उसको मुझे 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन 5 जूल एनर्जी हमने इसको दी और ये यहाँ से यहाँ जंप कर गया, इस जगह पर आ गया। अब जैसे ही ये वहाँ पर जाता है तो मैंने कहा कि अगर वहाँ पर कोई गेन करने के लिए नहीं होगा
अगर यहाँ पर कोई गेन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है तो ये अपनी शेल में क्या होगा, वापस आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? तो आंसर है कि जो प्रोटॉन है यहाँ पर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। अच्छा, इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में जब हमने जंप नहीं कराया था उससे पहले कितने थे सोडियम के पास, 11। ठीक है, अब प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन अभी भी 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमने उसकी शेल से बाहर निकाल दिया, जंप करा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो नेट कौन सा वाला चार्ज बढ़ जाएगा? तो आंसर है पॉजिटिव वाला चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। कैसा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव, या हम कहें न्यूक्लियस वाला जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो वो क्या करेगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ वापस खींच लेगा। और जब ये वापस खींचेगा तो फिर एक और फिनोमिना होगा, ये वाला पहले तो ये वाली चीज़ ध्यान से समझ लो कि पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर कितने प्रोटॉन थे, 11, और जब हमने जंप नहीं कराया था उससे पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे तीनों के मिलाकर, तो आंसर है 11। ठीक है, फिर हमने इसको एनर्जी दी और ये जंप कर गया अपनी नेक्स्ट शेल में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सोडियम की जो सेल है, एक्चुअल जो सेल है उसके पास, तो 2, 8, पहले कितने थे, तो पहले थे इसके पास 2, 8, 1। अब तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपने नेक्स्ट शेल में भेज दिया एनर्जी देकर, तो 2, 8 बचा। तो प्रोटॉन अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे हुए हैं, 10। तो इसका मतलब ये पावरफुल हो गया और जो बाहर के लोग हैं वो कम पावरफुल हो गए, क्योंकि ये वाले अंदर वाले ज़्यादा हो गए और बाहर वाले कमज़ोर हो गए, वहाँ पर 10 ही लोग बचे हैं। तो ये वाला जब ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब इनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ये वापस अपनी तरफ खींचेंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन तो 20 जूल एनर्जी के साथ है, और इसको जब ये वापस खींचेंगे, जब ये यहाँ पर आना चाहेगा वापस अपनी सेल में, तो इसे 15 जूल एनर्जी करनी पड़ेगी। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब ये अपनी इस वाली सेल में वापस आएगा तो उसे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने दी थी उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो जब भी कोई सेल अपनी इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये वाली जो स्टेट जहाँ पर वो पहले था वो इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ग्राउंड स्टेट। और जब हम उसको एनर्जी दे देते हैं और वो जहाँ जंप कर जाता है वो वाली स्टेट इसकी क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट बच्चों, एक्साइटेड स्टेट। तो अब क्योंकि ये इसको वापस खींच रहा है तो इसलिए जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसे 20 जूल से 15 जूल एनर्जी करनी पड़ेगी। तो ये उस एनर्जी को जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब ये उसको रिलीज करेगा तो रिलीज करने पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट बनाएगा। पर्टिकुलर वेवलेंथ की क्या बनाएगा, लाइट। और वो उस लाइट का एक पर्टिकुलर क्या होगा, कलर। उस लाइट का पर्टिकुलर क्या होगा, कलर। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, या मैं कहूँ हीट करने पर वो अलग अलग कलर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन की एक रॉड ले लो, आयरन की रॉड को हीट करना स्टार्ट कर दो। हीट करना स्टार्ट करोगे, पहले आपने देखा लाल हो गया, लोहे को गर्म जब आप करोगे तो क्या हो गया, रेड कलर दे रहा है। और हीट बढ़ा दीजिए, वो येलो कलर का दिखाई देने लगा। और हीट बढ़ा दीजिए, क्या होने लग गया, तो वो ब्लू कलर का दिखाई देने लगा। बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाएगा तो ब्लू कलर की लाइट देगा, जो आयरन के पीस को जब आप गर्म करोगे तो वो लाइट कहाँ से आ रही है, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर की ये लाइट कहाँ से आ रही है। तो आंसर है कि जो आप हीट एनर्जी उसको दे रहे हो वो हीट एनर्जी ये गेन कर रहा है, और गेन करके कहाँ चला जा रहा है, अपनी शेल में। अब आपने वहाँ पर क्लोरीन तो रखा हुआ नहीं है, तो क्लोरीन तो उसको गेन करने आ नहीं रहा, तो तुरंत ही क्या हो रहा है, आप जो एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में दे रहे हो उसे लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी नेक्स्ट शेल में जंप कर रहे हैं। वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, तो फिर वो वापस आ रहे हैं, और जब वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और जब वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रिलीज कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट का एक कलर होता है। तो इस तरह से जो मेटल्स होते हैं वो कलर देते हैं जब उनको एनर्जी दी जाती है। ये बात समझ आ गई, मेटल्स को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। वहाँ ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं रुक पाते क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं इनको वापस खींच लेते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
तो उनको वापस खींच लेते हैं, फिर इसलिए उनको वापस आना पड़ता है, लेकिन एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए 15 जूल एनर्जी के साथ ही वो रह सकते हैं। तो इसलिए वो जो जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो कलर की फॉर्म में करते हैं। एंड आप जानते हो लाइट एक एनर्जी होती है, तो लाइट एनर्जी वो कलर की फॉर्म में करते हैं। इसीलिए इसका हम कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट करने पर लाइट देते हैं या मेटल्स कलरफुल होते हैं। आप देखते हो नॉन मेटल्स कहीं कलरफुल होते हैं क्या? हमारे आसपास जो यहाँ पर गैस है, मेरे इस रूम में इतनी ऑक्सीजन गैस है, मुझे तो कोई कलर नहीं दिखाई देता ऑक्सीजन गैस का। नाइट्रोजन भी होगी, हो सकता है मीथेन गैस भी हो, यहाँ बहुत सारी गैस होंगी, लेकिन मुझे किसी का कलर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो मेटल्स होते हैं उन सबके कुछ ना कुछ कलर जरूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये वाली प्रोसेस चल रही होती है। तो आप कहोगे कि जनरली मेटल्स के कलर होते हैं क्या, हम हीट नहीं देते तब भी होते हैं? तो आंसर है हाँ होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ हीट तो होती होगी, उस रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ हीट लेकर वो एक्साइट जरूर होते होंगे और फिर तुरंत वापस भी आते रहते होंगे, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर हमें देखने को मिल जाते होंगे। ये सारी की सारी थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं भी हो सकती हैं, कुछ जगह एप्लीकेबल हो भी सकती हैं। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे कर पाते हैं। इस तरह से में से सोडियम की हम एक मेटल की बात करें तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, तो वो अपनी नेक्स्ट शेल में चला जाता है, हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी दे देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको गेन कर लेते हैं और वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है। मैं वहाँ पर बताना भूल गया कि जो एनर्जी रिलीज होती है, आपने यहाँ तो एक एनर्जी दी, उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, और जहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का नाम प्यारे बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, एंथैल्पी कहना चाहिए, केमिस्ट्री की बातें करेंगे तो सब एनर्जी की जगह क्या कहना शुरू कर देंगे, एंथैल्पी कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी एलिमेंट को या मेटल्स जनरली को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि किसी भी नॉन मेटल को या किसी एलिमेंट को अपने आप को नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को गेन करके अपने आप को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जो क्लास 11th में जब आप केमिस्ट्री जब पढ़ रहे होगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको। हो सकता है क्लास 10th लेवल पर इतना ज़्यादा इन सब का यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और ऐसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाते हैं और वहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है।